संजीव भाई, ये मैं आपके पास आना चाहता हूँ एक सवाल लेकर के, धनंजय के पास भी, सर के पास भी आऊंगा। 2008 में संजीव भाई एक रिपोर्ट आई थी कि जो खरबपति थे गुजरात के लोग, मैं दरअसल कंसंट्रेट रहना चाहता हूं अपने टॉपिक पर, वो 16 थे जो खरबपति थे। 2008 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 16 थे, और अब जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि 189 में से 162 ही गुजराती हैं, और बॉर्डर पर अमेरिका जो है इलीगल रूप से पार करते हुए 10 में से 5 गुजराती पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद, जबकि तमाम उपक्रम महाराष्ट्र के 1,63,000 करोड़ रुपए का 2022 में वो सेमीकंडक्टर का कारखाना वो गुजरात ले गए मोदी जी, तो उसके बावजूद भी इलीगल रूप से अमेरिका में यही भाग रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है संजीव भाई कि 2008 में 16 और अब 189 में से 162, ये क्या खेल है संजीव भाई? देखिए, जो इलीगली भाग रहे हैं और वो पकड़े जाते हैं बॉर्डर पे, वो लोग रूट लेते हैं इधर का, मैक्सिको और कैरेबियन और ये साउथ में ये कंट्रीज का। तो उसमें वो ये कहानी बताता है कि एक तरफ इनकी संख्या बढ़ रही है अरबपतियों की, और दूसरी तरफ वहाँ नौकरी नहीं है, वहाँ जॉब नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। वैसे तो राशिद साहब बहुत पहले ही ये पोल खुल गया था गुजरात मॉडल का, लेकिन एक प्रसंग जो आपने आज का विषय रखा है और वो देश का संकट है। वैसे एक पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, पहली पंक्ति इनसे संदर्भ नहीं रखता क्योंकि अंग्रेजों का राज थोड़ा सुखकर राज था, तो उसमें वो लाइन है कि अंग्रेज राज साजय सब सुख भारी, सब सुख जो है वहाँ भारी अच्छा है, वो कह रहे हैं। कई मामले में अंग्रेजों का राज तो आप जानते ही हैं, न्याय और बहुत सारी चीजें हुई, अच्छी चीजें हुई। लेकिन अगला लाइन है वो इन पर फिट करता है कि पै धन विदेश चले जात, तो वो कहते हैं पै धन विदेश चले जात यही अति ख्वारी। तो इनके मामले में है कि सब धन गुजरात चले जात यही अति ख्वारी। आइए पूरे देश के लोगों के लिए सामने ये जितने टेंडर, पार्लियामेंट का कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो पहला मतलब मंत्रालयों में बैठे बाबुओं को टेंडर देने के लिए, उसके लिए सब तमाम। आप देखिए, वैसे तो ये अंबानी अडानी और बिजनेस ही उनके हाथ में, पूरा देश उनके हाथ में, गुजरातियों के हाथ में। तो वो सब सारी कहानियां आप तो हमसे बेहतर आप जानते हैं, और यहाँ चर्चा होती रही है कि किस तरह से धमका कर, डरा कर, खुद जहां बैठे हैं भाई साहब धनंजय जी, वही का एयरपोर्ट कैसे बेचा जाता है और कैसे अडानी को दिलाया जाता है। वहां भी तो उन गुजरातियों में भी कुछ विशिष्ट गुजराती हैं, वो विशिष्ट गुजराती अंबानी अडानी जिनको अतिरिक्त संरक्षण प्राप्त है। तो ये बेसिक संकट है धनंजय जी जो कह रहे हैं। आप बताइए बिहार में, लेकिन अब समझ में नहीं आता कि बिहार यूपी वालों को ये चीजें क्यों दिखाई नहीं पड़ती। मुंबई में तो विषय बना हुआ है आज है, और अब कांग्रेस विषय बना रही है। और अब तक लगातार ट्वीट हो रहा है कि मुंबई के, आपने 2006 का प्रसंग जो बताया वो सब आज ट्वीट भी किया है उन्होंने। आपका ये एयरबेस समथिंग करके वो लेटेस्ट जो वहां से शिफ्ट हुआ है, तो वो मुद्दा। लेकिन बिहार यूपी में तो मुद्दा भी नहीं बनता। बिहार यूपी वाले मस्त हैं, वो रामनवमी में वो जुलूस निकाल करके और दशहरा में जुलूस निकाल करके, उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के किसी भी कल्पना में ही वो नहीं आते। तो ये मुद्दे देखिए, मुद्दा तो वहां बनेगा, बन रहा है, लेकिन जवाब मिलना चाहिए जो माहौल बना हुआ है। लेकिन संकट यही है कि कहीं हरियाणा ना हो जाए, बहुत डर लगता है। जी भाई, इस बात पर हम अगले उस टर्म में आएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से वहां की पार्टियां इसको मुद्दा बनाती हैं। लेकिन जैसे बिहार यूपी की आप बात कर रहे हैं, बिहार के पुल हो या अयोध्या का मंदिर हो, उनमें भी गुजराती लोग हैं। उज्जैन की मूर्तियां हो या तमाम चीज हो, वहां पर भी गुजराती लोग हैं। तो सारे इंजीनियर्स जो हैं और तमाम जितने लोग हैं, दिमागदार लोग हैं, जो मालदार हो जाते हैं, खरबपति हो जाते हैं, इनके सुरखाब के पर निकले में 2 सींग एक्स्ट्रा हैं जो उत्तर प्रदेश के आदमी के सर पे नहीं होता। ये लोग खरबपति भी बन जाते हैं,
इंजीनियर भी यही बन जाते हैं, बिजनेसमैन भी बड़े बड़े यही बन जाते हैं। तो आखिरकार क्या सरकार ने ये तय कर रखा है कि किसी भी सूरत में गुजरात को ही सिरमौर बनाना है, तो फिर एक काम क्यों नहीं कर देते, राजधानी भी ले जाइए। आप क्रिकेट के वर्ल्ड मैचेस भी वहीं करा रहे हैं, इंजीनियर भी आपके वहीं जा रहे हैं, वहीं की कंपनी तमाम काम कर रही हैं। तो ये फिर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी वाले एक साथ कह क्यों नहीं देते कि साहब गुजरात ही हमारा ध्येय है और भविष्य में हमें यहीं वास करना है। और वो जिस वाइब्रेंट गुजरात को ले जाकर के चीन के राष्ट्रपति को दिखाते हैं, जो मतलब विदेशी हुक्मरान भी आ रहा है, तो वो उसका, तो आप सही कह रहे हैं कि उसको वहीं ले जाकर के शिफ्ट कर दो। क्योंकि आप देखिए, मसला सिर्फ ये नहीं है कि पुल बना रहे हैं, यहाँ पुल से लेकर के पार्लियामेंट तक आप बना रहे हैं, मंदिर का डिजाइन भी वही कर रहे हैं और इंजीनियरिंग भी वही कर रहे हैं, ईंट भी वही रख रहे हैं, सब कुछ वहीं से हो रहा है। तो इसीलिए, लेकिन मुद्दा राशिद भाई ये है कि जनता इसको कैसे, मतलब जनता के बीच ये बात नहीं जा रही कि आप गुजरात, देखिए पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ये प्रधानमंत्री हुए हैं, उत्तर प्रदेश ने तो बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए, लेकिन एक समग्र विकास की योजना के साथ नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, यहां तक तो उत्तर प्रदेश ने मुझे लगता है कि 7-8 प्रधानमंत्री दिए हैं। तो एक समग्र विकास योजना का, ठीक है, कई बार आप किसी राज्य से कोई प्रधानमंत्री आता है और किसी नेता का एक उभार हुआ है तो कुछ चीजें जाती हैं, लेकिन यहाँ अतिरिक्त है। और सवाल ये बनता है कि ईडी सीबीआई जैसी चीजें, मान लिया एक सेटअप बना है वहां भी और उसमें फ्लो है, तो क्या गुजराती इतने ढंग से काम करते हैं कि उसमें कहीं फ्लो में कहीं कोई ईडी सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती? वो तो ऐसा ही संरक्षण है जैसे मुद्रा एयरपोर्ट को पता है। आज तक हम लोगों को नहीं पता चला कि वहां उतरा हुआ वो जो अफीम का जो ये था, कार्गो था, वो कैसे, कहां से आया, कहां गया, क्यों गया। तो ये तो अब ये सवाल, अब मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है कि मिनिमम महाराष्ट्र चुनाव में जो विपक्ष के लोग हैं वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने यदि जवाब दिया तो एक इस मुद्दे को भी आगे जाकर के एक साहस मिलेगा। लेकिन अब दिक्कत यही है कि अब उस पर आप बात करेंगे, बता ही रहे कि मुंबई वगैरह का जो इलाका है, शिंदे का जो लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा, वो तो इसकी गवाही नहीं देता। आप जो कह रहे हैं कि जवाब देंगे, तो शिंदे का परफॉर्मेंस मुंबई के इलाके में ही बेहतर रहा है ना, तो चीजें कुछ और काम कर जाती हैं। देखना यह है कि इस बार ये बात शान पे चढ़ती है कि राशिद साहब। ये धनंजय सर ने एक बात बताई मराठियों के ऊपर, अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, ये मराठी पट्टी जो है हमारी, मराठवाड़ा जिसको कहते हैं, इसमें संजीव भाई लगभग मानकर चलिए 62 सीटें हैं, और विदर्भ के जो एरिया है उसमें 67 सीट्स हैं। इस बार लोकसभा में जो विदर्भ की 8 सीटें हैं वो लगभग एक शिंदे को मिली, बाकी सारी जो है 3 जो है शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाली, 3 कांग्रेस, ऐसे मिली है। और ऐसे मराठवाड़े के अंदर भी इनको कोई बहुत कामयाबी नहीं मिल पाई। ये जो वोट है मराठवाड़ा, जैसे लोकसभा में इन्होंने दिखाया है परफॉर्मेंस, और अब इलेक्शन में 10-15 दिन ही बचे हैं, ज्यादा वक्त तो है नहीं, तो आपको लगता है कि जिस प्रकार से लोकसभा में वहां मराठवाड़ा हो, विदर्भ का एरिया हो, इसको दोनों को लगा दिया जाए तो लगभग ये 120-25 सीटें बन जाती हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर इसी प्रकार के रिजल्ट निकलने वाले, इस वाले मुद्दे को लेकर भी, कि इनको यहां से निकाला जाए जैसा कि 2024 में खदेड़ दिया गया लोकसभा सीट में? जी देखिए राशिद साहब, आपका जो सवाल था, इस सवाल पे आने के पहले जो धनंजय जी से सवाल था, उसको थोड़ा कॉइन के दूसरे साइड से भी देखना चाहिए। और वो ये है कि जनता के सामने भी ये सारी बातें होती हैं। एक ही वक्त में समाज सुधार के भी और आंदोलनों के, महाराष्ट्र तो इसकी भूमि है, तो वहां ऐसा कोई शहर नहीं है जहां 2 प्रोग्राम प्रबोधन के और उसकी चेतना के, सामाजिक चेतना के कार्यक्रम नहीं होते होंगे रोज। कम से कम हर शहर में 1-2 इस तरह से होता रहा, अलग अलग उसमें। तो वो होने के बावजूद जब चुनाव आता है तो चुनाव के वक्त जनता चुनती है तात्कालिक, इसीलिए तात्कालिक मुद्दों पे कई बार नेता बहा ले जाने में सफल होते हैं, कई बार जो है। तो हरियाणा को भी आप देख लीजिए, हरियाणा में भी कांग्रेस ने 11% अपने को जोड़ा है 2019 से। तो अब उस 11% जनता का हम लोग अनादर नहीं करेंगे ना। बीजेपी जो एक्स्ट्रा हुआ, पूरा तो वो लोग 40 के आसपास हैं, मात्र 0.7 का फर्क है दोनों के बीच में।
तो है, ऐसा नहीं है कि लोग चुनाव नहीं करते। तो महाराष्ट्र के चुनाव में भी, खासकर विदर्भ, सुबह मैंने बहुत सारे लोगों से विदर्भ के इलाके में बात के संयोग से आपने वहां का प्रसंग ये किया है, तो वो लोगों के भीतर काफी नाराजगी है सरकार को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। कुछ कुछ चीजें इधर उधर बिखर गई हैं, जो लोकसभा का अपना एक टेम्पो था, लेकिन ये है कि बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। बीजेपी मतलब कंप्लीट महायुति अलायंस को पसंद नहीं कर रहे। अभी 3 से 4 ये नवंबर के बाद वहां टेम्पो बनना शुरू होगा। दिक्कत तब होगी जब इस पूरे टेम्पो को, जो अभी बना हुआ है और जो गियर अप होगा, उसको किसी न किसी कारण से बिखरा दिया जाए। संकट ये है कि मात्र 2 लाख वोटों का ही तो अंतर है ना दोनों में, महायुति में और महाविकास अघाड़ी में। मात्र 0.7% का फर्क है वहां लोकसभा के चुनाव में। तो इसलिए इस संकट में चीजें, आई हुई चीजें छोड़ न दें, ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। अब देखिए होता क्या है, एक सीट का एक प्रसंग यहाँ ले आता हूं मैं, तभी चीजें, चूंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई मुंबई से शिंदे ने पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया था मुंबई इलाके में, तो इसका अर्थ कतई नहीं कि मुंबई की जनता चाह रही है कि सब प्रोजेक्ट ले जाओ गुजरात। ये तो होता नहीं है, बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे समीकरण। तो अब देखिए, जब आप जैसे एक नागपुर मध्य के इलाके पे आज अनीस अहमद साहब ने भारी ज्वाइन कर लिया और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को, कंप्लीट मुस्लिम बाहुल इलाका है, 30-40% और लगभग उतने ही आदिवासी हैं, हल्का समुदाय के लोग हैं जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है। मराठा है ही नहीं, 0.5% होंगे कुछ। अब पिछली बार भी उसी कैंडिडेट को लड़ाया आपने, 4000 वोट से हारा, वो एक अलग बात है। इस बार भी, पिछली बार की का प्रसंग अलग था, अनीस अहमद बैठे रह गए। इस बार भी आपने ये किया। तो कम से कम कुछ इलाके हैं, होता यह है जब नैरेटिव वार हो ना, तो नैरेटिव वार में आपने यदि मोहब्बत की दुकान खोली है तो विश्वास पैदा करिए। कुछ जगहों से तो कम से कम आने दीजिए, जहां है वहां से भी छीन लेंगे। जैसे एक कभी बेगूसराय में जिद हो गई थी वाले पढ़े लिखे एक मुसलमान कैंडिडेट को हटा करके किसी को फिट कर देने का, वैसी कहानी हुई है वहां। तो अब वो रिजल्ट खराब चला जाए तो क्या करिएगा? हर सीट पे नहीं बात हो सकती। मैं ऐसे एक एग्जांपल मैंने ऐसे दिया। आप कर्नाटक में आज ही क्यों बांट दे रहे हैं? आपको बांटना है, ये तो पता है, रिजर्वेशन वाला जो दलित रिजर्वेशन, SC/ST रिजर्वेशन है। तेलंगाना ने भी कहा है, कर्नाटक सटा हुआ एडजेसेंट इलाका है उसका, धारवाड़ वगैरह वाला महाराष्ट्र का इलाका बहुत सारा विधानसभा उसमें भी आएगा, ऐसे भी आएगा। सबसे डाई हार्ड सपोर्टर अभी कोई है विकास अघाड़ी का, तो वो दलित हैं, तभी विदर्भ में उनकी स्थिति अच्छी है। मराठवाड़ा में भी मराठा बनाम दलित होने के बावजूद अच्छी है, वो है बुद्धिस्ट, जो जिनका सबसे लार्जर साइज है। अब आप, और वो इसके विरोध में है कि ये बंटना नहीं चाहिए। हालांकि उनका कहना है बंटने से फायदा होगा हमको। फायदा क्या होगा कि वो बंटने के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो गणित गिना रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारी है तो हमारे ही तरफ सबसे लोफ आएगा। लेकिन नोशनली आप 1 महीना बात कर लेते यार। इनके मुख्यमंत्री भलती ही कुछ काम कर रहे होते हैं, ये कुछ और कर रहे होते ऊपर से। तो नैरेटिव बार में ये 2 लाख का वोट जो है ना, वो ये सब। तो हमें अब 2 चीजें हैं, एक तो पार्टियों की स्ट्रेटजी, माहौल वैसा ही है जो आप कह रहे हैं, मराठवाड़ा में भी है, यहाँ भी है, पश्चिम महाराष्ट्र में भी है। आज एक बड़ी अच्छा एक लेख पढ़िएगा, आपको समय मिलेगा तो, सुहास पलसेकर ने लिखा है कि लड़ रही है सिर्फ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास विचारधारा है हिंदुत्व का। इनके पास कांग्रेस जो है सोच रही है, जो हम लोग सवाल कर रहे हैं, वो उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस सोच रही है कि लोकसभा की तरह ही रिपीट कर देंगे, उसी के सपने में है, एकदम मस्त है कि नंबर 1 पार्टी बनने वाले हैं। उन्होंने अगला लाइन लिखा है कि उद्धव ठाकरे अपने ही जख्म का लहू पी रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मानने लायक है, मैंने आप अपने सिंपैथाइज, अब हो गया, उस पर नहीं जाएगा मामला। वो कह रहे हैं लड़ रहा एक ही व्यक्ति हुआ, एनसीपी, शरद पवार, जो जमीन पे ये कर रहा है, लेकिन वो भी लगा हुआ है कि कितना ज्यादा बीजेपी से कितना ज्यादा ला करके लोगों को टिकट देते हैं, वो एक आलोचना करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये इस स्ट्रेटजी से यदि आप फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी को प्रोजेक्ट में मैंडेट मिल गया,
या बीजेपी को मैंडेट मिल गया कि सब आप गुजरात लेके चले जाएं। मामला सिर्फ महाराष्ट्र का दर्द नहीं है, हमारा दर्द तो ज्यादा है ना राशि साहब। जहां हम बैठे हैं वो तो ज्यादा दर्द में है, यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ तो गिरिराज सिंह की यात्रा है, नफरत यात्रा, जिसको सनातन बचाओ क्या क्या बोलता है वो। मतलब 72 साल का एक बुढ़ा जो कि अब कुछ दिनों के अंदर में वो क्या कर रहा है किसी की कोई लगाम नहीं है। तो हमारा दर्द तो और दूसरा है राशिद साहब। बिल्कुल सही बात है संजीव भाई। मैं एक सवाल आपसे और करूंगा, फिर इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा इख्तिताम पर लेकर चलेंगे। हमारा तो एक्चुअली टॉपिक ही ये था कि महाराष्ट्र के अंदर आम जन के जहन में अगर ये बात विपक्ष के नेता जो इस समय विपक्ष में बैठे हुए हैं वो इस बात को बैठा दें कि देखिए किस तरह से मुंबई से ये तमाम पलायन हो रहा है उपक्रमों का, तो शायद एक बहुत बड़ा फायदा है, हवा चल जाएगी। रही बात 1500 रुपए 5 किलो चावल की, तो देखिए जो मैंने कहा ना भूखा होता है संजीव भाई, उसे तो मिलेगा, वो लग जाएगा लाइन में, वो पार्टी नहीं देखता है। वहां मुसलमान भी लगा हुआ है 5 किलो राशन में, हिंदू भी लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं। क्योंकि कोरोना और नोटबंदी के बाद जब रीढ़ ही तोड़ दी है आपने, और आपने डिजिटल का बताया था बहाना, और तमाम उसके बाद रोटी भी मैसर नहीं हो पा रही है। यानी कि संजीव भाई मैं आपको एक सवाल की जगह एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करूं कि गृहिणियों के लिए धनंजय सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यदि घर में कोई है तो राशन कार्ड है। इतना सहेज कर रखते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा है। आप यकीन मानिए मुश्किल से मिल पाता था वो घरों में लोगों को, लेकिन अब इजीली बहुत आराम से वो रखा हुआ है। उसको रखने का मकसद क्या, चूंकि उनको मालूम है मिल जाता है। अब ये तो बात अलग है कि इनका गोदी मीडिया है या इनका तंत्र है, वो इस बात को एहसास ही नहीं होने दे रहा है दरअसल कि तुम्हें नंगा कर दिया है, तुम्हें भूखा कर दिया है। ये तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो महाराष्ट्र के संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां अभी मैं 15 दिन पहले वहीं था और 15-20 दिन रहा कुर्ला वगैरह में भी। वहां की स्थिति संजीव सर इतनी बुरी है, इतने बुरे हालात हैं वहां, जो 20 बरस पहले जब मैं देख रहा था वही अब नजर आ रहे हैं। वहां पर पत्थरों पर सोना, गटर के पास सोना, बहुत बुरे हालात हैं। ये तो वहां की सहनशीलता है कि वहां झगड़े नहीं होते हैं। वहां लोग बड़े जो है मैं कह सकता हूं बहुत अच्छे मिजाज के लोग हैं कि वो इजीली रहना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन ये पार्टियां अगर इस प्रकार का एक पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ द मासेस बता देंगी कि देखिए रोजगार तो पहले ही खत्म था, लाइन में आप लगे हुए थे, लेकिन अगर आप अभी नहीं चेते तो ये कुछ चंद जो उद्योगपति हैं उनके हाथों में तमाम चीजें दे रहे हैं और दे देंगे, और जो कुछ कमाया था मुंबई ने वो भी हमारे हाथ से जा रहा है। तो मैं समझता हूं अगर आमजन भले वो लाइन में लगा हुआ है, मेरा लंबा सवाल हो जा रहा है, वो शायद इनको खदेड़ देगा। ये एक ऐसा मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा तुरुप का इक्का हो सकता है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि लोग ऐसा करेंगे या नहीं संजीव भाई? देखिए राशिद साहब, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आपको मुंबई से ही मिल जाएगा। आमजन ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। एक पार्टी खड़ी हो गई इसी पे, और शुरुआत गुजरातियों से ही हुई थी, पहले तमिलों से हुई थी। पहले मैं बात शिवसेना की कर रहा हूँ। एक आधा शिवसेना इधर है और आधा शिवसेना उधर है, और आधा वाला जो इधर है वो कहता है कि हम ज्यादा बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं, मतलब जो बीजेपी के साथ है। तो ये वही बाला साहब ठाकरे हैं जो दूसरे राज्य के लोगों के द्वारा मराठी अस्मिता का सवाल खड़ा करके अब फिर शिफ्ट होता रहा अलग अलग टाइम पे। तमिल आए, गुजराती आए, आपके मुस्लिम आए, वो सब होता रहा उनका। लेकिन यही था, ऐसा ही था। बिहारी भी आए बाद में, बिहारी थोड़ा शिवसेना से आए, थोड़ा मन से ज्यादा आ गया, लेकिन सब एक ही बट वृक्ष है। उत्तर भारतीय भी आए, सही बात, उत्तर भारतीय आए। तो उसको आप कैसे सेंटिमेंटली उसको जोड़ते हैं, उसको सवाल बनाते हैं। आर्थिक नेता जितना बड़ा होगा उतना काम होगा, बेसिक बात। बाला साहब व्यक्ति बड़े अच्छे थे और सेकुलर थे, ये भी जानते हैं। ये भी जो अकाउंट है उनका, उनके बारे में कहा जाता है, वो बड़ा ये है। और बल्कि मुझे लगता है कि जितना कॉमनल पॉलिटिक्स करने वाला है उस सब सारे व्यक्तिगत रूप से बेहद सेकुलर थे। सबसे बड़े सेकुलर तो हमारे जिन्ना साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा था वाटर रबिश। वो बड़ी कहानी है, उस कहानी उतना फंसना नहीं है आज अभी। तो आपका बेसिक चूंकि आप चिंता में हैं, हम आप चिंता में हैं, इसलिए ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो वही है। तो नेता कांग्रेस के पास तो कम से कम नहीं है जो कहे और ये हो जाए।
नेता एक है जो उसके पास सेंटिमेंटल बात थी, वो नेता नहीं है, बाई डिफॉल्ट चीजें हो गई और बाला साहब का विरासत उसके पास है, वो है उद्धव ठाकरे। लेकिन उसके लिए उनके लिए जो सुहास पलसीकर ने, जो हम 3 साल पहले कह रहे थे, जब ये चीजें सरकार इधर उधर गई थी, तब हमें हतनायक की तरह मुझे दिखते थे, वो जनता को भी दिख रहे थे, जनता बहुत आक्रोश में थी। लेकिन वो नेता, उनके लिए पलसीकर का वो लाइन बड़ा अच्छा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो जो है अपने ही जख्म का लहू चाट रहे हैं। यानी आप वो उस तरह से शायद अपील नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच जा नहीं पा रहे, और वो लोकसभा चुनाव में शिंदे ने दिखा भी दिया। तो अब बच जाता है शरद पवार, करिश्माई नेता। तो शरद पवार एकमात्र वहां है जो अनुभवी भी है और है, वो अपने लेवल पे ये काम कर रहे हैं राशिद साहब। वो अलग बात है कि मुंबई में उनका प्रभाव उतना बड़ा नहीं है, मुंबई वाले इलाके में, अदरवाइज मुंबई वाला इलाका भी अपना एक इम्पैक्ट बनाता। तो ये जनता के पास को जब ये, इसीलिए मैंने कहा, धनंजय जी ने कहा कि संजीव जी कहेंगे, वो सिक्के का दो पहलू का अर्थ तो वही है जो ये सवाल बनता है। हरियाणा में लोग सफल हुए बता पाने में, हर तरह से बता पाने में सफल हुए, तो चीजें बन गई, थोड़ा सा ही ना, वहां भी तो 0.789% का चक्कर रहा है, 1% से नीचे का चक्कर रहा है, और सीटें इधर उधर हो गई। जो नेता के और संगठन के, नेता के ना करिश्माई होने का वहां प्रसंग है, और संगठन के अरोगेंस में आ जाने का प्रसंग है। मोदी जी को कॉन्फिडेंस आता है राशिद साहब, ये बात तो समझ में आती है, उनको कॉन्फिडेंस आता है सत्ता से, तमाम तरह के झोल झाल ईसीआई बीसीआई सारा एकदम हाथ में चीजें उनके है। उनको कम कॉन्फिडेंस आता है आरएसएस के कार्यकर्ता। देखिए महाराष्ट्र चुनाव में पैक्ट हो गया पूरा, जिसकी बात हम लोग कई बार करते थे कि कभी होना ही नहीं है वो प्रसंग। आरएसएस कभी भी अपनी मुख्य पार्टी को नहीं खत्म करना चाहिए। वही हम लोग ऑफलाइन या अभी बात कर रहे थे कि एक बार मुसलमान वोट कर दे तो आरएसएस छोड़ देगी उसे, क्योंकि फिर वो कांग्रेस बन जाएगी। लेकिन खैर, तो वो है। लेकिन कांग्रेस को कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है कि वो ही चुनाव जीत रहा है, और ये कर बैठते हैं जो तेलंगाना में अडानी के साथ की तस्वीर आ जाती है। अरे एक आध महीना टाल दो यार, फिर अगला चुनाव बहुत दिन बाद है, फिर बिहार का चुनाव है, फिर आगे इसका एक बार टेम्पो बना रहेगा। आप सोचिए राशिद साहब, कितना बुरा होगा कि आप 4 जून के बाद जो इनका टेम्पो, ये इनका जो कॉन्फिडेंस नीचे गिरा था, हरियाणा के बाद बैक हुआ है, खुदा न खास्ता जो ना होना चाहिए, महाराष्ट्र और झारखंड में हो गया, तब क्या होगा? ये 2014 के उस पे चले जाएंगे, वो एकदम इतने कॉन्फिडेंस में होंगे कि मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो इस बात को हमें लगता है, लोग यहां लड़ने में लगा हुआ है कि एक सीट हमें चाहिए, कोई कहीं किसी के लिए तैयार नहीं है, गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहने देते अंतिम दौर तक। अभी तक कई सारे सीटों पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, दोनों पक्ष, इसमें महायुति भी है, लेकिन हमें महायुति से क्या लेना देना, यदि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। संजीव भाई, अब तो टाइम खत्म हो गया, अभी तो कई जगह पे आप ये सुलझाएंगे, कई जगह पे लड़ रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं, अब भले नाम मांगकर हो जाए बात, ये सुलझाएंगे 3 तारीख के पहले खींचेंगे क्या? तो सोचिए, जहां इंडिया गठबंधन आपने 2 साल पहले बना लिया है, मतलब 2 साल हो ही गया, लगभग 1.5 साल, और वहां आप अभी तक लड़ रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। अरे इस काम तो पहले हो जाना चाहिए था, आपको चुनाव में आना था। सीखना हो तो बीजेपी से सीख लीजिए कि खोई हुई जमीन झारखंड में वापस ला रही है, वो कोशिश कर रही है, जो नैरेटिव वार में भी हर चीज में पूरा झोंक दिया है। सबसे अपने सांप्रदायिक नेता जो अभी है उसमें से एक को उतार दिया, हेमंत बिस्वा को, पहली बार 4 देकर। तो इसको कहते हैं। तो इसीलिए कई बार इसीलिए कहते हैं, कई कापर करूं सिंगार पिया मोर आंधर, तो वो लगने लगता है कई बार असद साहब। तो जनता से जो आप जनता के लिए आपने एकदम बेसिक सवाल किया, जनता को राजनीतिक चेतना उनके बीच डालना, ये काम राजनीतिक दलों का होता है, दलों का। सही बात है, ये मीडिया भी, हमारा आपका रोल भी बहुत उसमें न्यूनता, हम आप भी तो उसी से चेतस होते हैं, राजनीतिक दलों से ही चेतस होते हैं।